पुष्पनगर नामक एक सुंदर छोटा सा गांव था। गांव में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। सुबह शाम लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर पूरे गांव की खबरें साझा करते थे। इस गांव में हर साल सर्दियों में हाड़ कंपाने वाली ठंड और गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती थी। इसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों राजू और पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर के पास ही उसका छोटा सा खेत था। गोपाल और कमला दोनों मिलकर खेत में मेहनत करते और उसी से घर का गुजारा चलता था। एक सुबह गोपाल खेत जाने के लिए निकला तो ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। अभी तो सर्दी की शुरुआत है और इतनी ठंड पड़ रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। सही कह रहे हो, इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लग रहा है। हमें बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। राजू और पिंकी को तो सर्दी लगते ही खांसी बुखार हो जाता है। सही कह रही हो कमला, मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुँच जाऊंगी। कमला जब खेत पर चली जाती तो राजू घर पर पिंकी का ध्यान रखता था। वो छोटा होते हुए भी बहुत समझदार था। घर के छोटे मोटे कामों में माँ की मदद करता, जिससे कमला को काफी राहत मिलती थी। एक दिन खेत पर जाते समय गोपाल और कमला बातें कर रहे थे। कमला, राजू अब काफी समझदार हो गया है। वो हमारे खेत पर जाने के बाद पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से काम खत्म करके घर चलते हैं। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। पूरा गांव धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा था। गांव में हर तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं इस तरह से चल रही थी मानो पूरे शरीर को जमा देगी। एक दिन कमला खेत पर नहीं गई तो गोपाल को चिंता होने लगी। वो दोपहर में घर लौटा तो देखा राजू बिस्तर पर पड़ा था और कमला उसके पास बैठी थी। गोपाल घबरा गया। क्या हुआ कमला, आज खेत पर क्यों नहीं आई? और राजू को क्या हो गया? देखिए ना, सुबह से राजू बुखार में तप रहा है। मैंने उसे काढ़ा पिलाया और वैद्य जी की दवा दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। गोपाल वैद्य जी को बुलाने गांव की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में गांव के चौक पर 2 आदमी किसी बुजुर्ग बाबा से बात कर रहे थे। बाबा कह रहे थे, सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मुझे याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी। उस साल कई बच्चे और बूढ़े ठंड की चपेट में आकर दुनिया छोड़ गए थे। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भरकर रखो ताकि ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। और हां, कोशिश करना कि बिना किसी जरूरत के घर से बाहर मत जाना। तभी बाबा की नजर गोपाल पर पड़ती है। अरे गोपाल, इतनी ठंड में कहां भागे जा रहे हो? बाबा, राजू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है गोपाल, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं तुम भी इसकी चपेट में आकर बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रात भी होने वाली है और मुझे भी देर हो रही है। बाबा की बातें सुनकर गोपाल का दिल डर से कांप उठा। उसने कदम और तेज किए। उसे किसी भी हाल में वैद्य जी को राजू के पास लाना था। हे भगवान, इस गांव के सभी लोगों की रक्षा करना। हमें इस भीषण ठंड के प्रकोप से बचाना। चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं। ठंड की वजह से हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। घर जाकर सबसे पहले आग जलाकर
हाथों को सेकना पड़ेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। गांव में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सूरज उगने के बाद भी कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। लोग अपने अपने घरों में आग तापते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। ठंड की काट में गोपाल अपने बेटे राजू के बारे में सोचते सोचते वैद्य जी के घर की ओर भाग रहा था। गांव के सारे आवास ठंड से सूने लगे थे। कुछ लोग आग के पास बैठे शरीर को गर्म कर रहे थे, कुछ रजाई में दुबके थे। बिजली कड़क रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हर आवाज और हर साया ये बताता था कि मौसम कितना निर्घृण है। गोपाल दरवाजा जोर से खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और वैद्य जी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में नींद की झिलमिल सी रहती है, परंतु चेहरे पर परेशानी का भाव साफ दिखता है। कहिए, क्या हुआ बेटा? इतनी ठंड में कौन है जो परेशान होकर आता है? गोपाल ने अपने बेटे की हालत बयां करते हुए कहा। वो शाम से ही बुखार में से रहा, अब वो बोल भी नहीं रहा। आंखें आधी बंद हैं और पूरे शरीर में सख्त ठंड लग रही है। मैं क्या करूं वैद्य जी, आप ही बताइए। और फिर वो वैद्य जी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। वैद्य जी ने झट से झोपड़ी के अंदर जाकर राजू को देखा और राजू की नब्ज छूते ही वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। गोपाल, उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये सामान्य बुखार नहीं, इसमें कुछ गहरी जटिलता है। मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरे पास जो दवाएं हैं वे पर्याप्त नहीं होंगी। तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य के पास जाकर विशेष दवा लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं? बड़े वैद्य, कितने महीने की दवा लगेगी और कितना खर्च होगा? ये दवा महीनों का कोर्स है, कम से कम 6 महीने देना पड़ेगा। हर महीने दवा और देखभाल पर खर्च आएगा। दवा महंगी है और वह वैद्य केवल नकदी में ही काम करता है। मुझे डर है कि बिना सही दवाइयों के राजू ठीक नहीं होगा। गोपाल की आंखों में आशंका और डर दोनों उतर आए। 6 महीने? वैद्य जी, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं किसी तरह पैसे जुटाकर ले आऊंगा। आप कम से कम मेरा बेटा बचाइए। वैद्य जी के जाने के बाद कमला और गोपाल आपस में बात कर रहे होते हैं। हे भगवान, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गोपाल। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? यदि हम खेत गिरवी रखते हैं तो हम कैसे जिएंगे? कुछ भी कर लूंगा कमला। मैं अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर भी पैसे ले आऊंगा। बस राजू ठीक हो जाए, फिर मैं दिन रात मेहनत करके खेत वापस छोड़ाऊंगा। मैं तुम्हें ये वादा करता हूं। कमला ने आंखों से आंसू पोंछे और घबराहट में भी गोपाल की आंखों में आशा की चमक देखी। ठीक है, पर संभल कर करना, कहीं हम और गलत ना कर दें। समझा? उस गांव में राम सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, किंतु राम सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान था। लेकिन उसकी पत्नी लीला देवी बहुत ही निर्दयी और सख्त औरत थी। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। राम सिंह केवल नाम का जमींदार था। असली काम जैसे पैसों का लेन देन, जमीन का हिसाब किताब, उधारी और वसूली जैसा सारा काम लीला देवी ही करती थी। अगले ही दिन गोपाल राम सिंह के हवेली वाले बड़े घर के पास पहुंचता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा राजू बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। गोपाल ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में राम सिंह को सब कुछ बताया। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? मालकिन, मैं अपना खेत गिरवी रख दूंगा। अरे वाह, जरा सा टुकड़ा ही तो है तुम्हारा। खेत बड़ा आया पैसे लेने उस जमीन के टुकड़े के बदले में। मैं तुम्हें क्या उधार दूंगी? चलो निकलो यहाँ से। मालकिन, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो मेरा बेटा मर जाएगा।
अगर तुम अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखोगे तो ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। मंजूर हो तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ हाँ मालकिन, आप जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। मैं अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। गोपाल अपना घर और खेत गिरवी रखकर पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कमला, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, पर जमींदार साहब ने हमारे खेत और घर गिरवी रख लिए हैं। राजू ठीक होते ही हम मेहनत करके पूरा कर्ज चुकता कर देंगे और अपना घर खेत वापस दिलवाएंगे। अब मैं पड़ोस गांव जाकर राजू के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए, देर मत कीजिए। राजू की तबीयत हर घंटे बिगड़ती जा रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। पता नहीं कब तक ये बुखार उतरेगा। आप बस दवाई लेकर जल्दी लौट आइए, मैं तब तक यहाँ उसकी देखभाल करती हूँ। भगवान करे दवाई असर कर जाए और मेरा राजू जल्दी से ठीक हो जाए। गोपाल तेजी से भागता हुआ पड़ोस के गांव की ओर निकल पड़ता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रास्ता कीचड़ से भर गया था और सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी गोपाल बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह समय पर मदद मिल जाए। कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार गोपाल दूसरे दिन दवाई लेकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास आता है, उसे अंदर से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। पड़ोसी भी उसके घर के बाहर उदास चेहरों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये सब देखकर गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तेजी से घर के अंदर दौड़ पड़ता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि राजू के पास कमला और पिंकी बैठी हैं। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वे फूट फूट कर रो रही थी, मानो उनका सब कुछ छिन गया हो। राजू के बापू, आप बहुत देर कर दी। हमारा राजू हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम सुन्न पड़ जाता है, मानो उस पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। कुछ पल बाद वो लड़खड़ाते कदमों से राजू के पास जाकर बैठता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। राजू, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतना गरीब कि मैं तेरा इलाज भी नहीं करा पाया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। गोपाल ने भारी मन से अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। उस पल के बाद उसकी दुनिया जैसे सूनी हो गई थी। अब उसका मन न खेतों में लगता था, न कामकाज में। वो घंटों घर के आंगन में बैठा बेटे की यादों में खोया रहता। कुछ दिन यूं ही उदासी और खामोशी में बीत गए, मानो समय थम सा गया हो। कमला, घर में अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। ऐसे में मैं कब तक यूं खाली बैठा रहूं? मैं खेत पर काम करने जा रहा हूं, लेकिन अब वहां मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम घर पर रहकर पिंकी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? खेत का काम तो बहुत भारी है। पहले तो मैं भी आपका हाथ बटा देती थी, अब सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप पर ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपना खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेत पर पहुंच जाता और देर रात थका हारा घर लौटता। बरसों की धूप, बारिश और ठंड झेलते हुए भी वो कभी हिम्मत नहीं हारता। धीरे धीरे एक वर्ष बीत जाता है, परंतु इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद गोपाल उतना धन इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो अपना घर और खेत छुड़ा सके। हर महीने कुछ न कुछ खर्च आ ही जाता, कभी बीज का, कभी खाने का, तो कभी किसी छोटे मोटे कर्ज का। गोपाल की आंखों में उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी,
लेकिन हालात बार बार उसे तोड़ने पर तुले थे। एक दिन लीला देवी ने अपने नौकर को गोपाल के घर भेजा और कहलवाया कि गोपाल तुरंत उनसे मिलने आए। आवाज के लहजे से ही साफ झलक रहा था कि बात कुछ गंभीर है। गोपाल, पूरे 1 साल बीत चुका है, लेकिन तुमने अब तक ना तो मेरा दिया हुआ पैसा लौटाया और ना ही उसका ब्याज चुकाया है। मैंने तुम्हें बहुत वक्त दिया, लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। या तो तुरंत मेरा सारा पैसा वापस करो, वरना अपना घर और खेत खाली कर दो। मुझे अब किसी बहाने की जरूरत नहीं। लेकिन मालकिन, ऐसी हालत में हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? हमारे सिर पर तो पहले ही कर्ज का बोझ है, ऊपर से घर और खेत भी छिन जाएंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसका भी तो ख्याल कीजिए। वो कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी? ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम्हें अपना खेत और घर वापस चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा ब्याज सहित चाहिए। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो खेत और घर तुरंत खाली कर देना। लीला देवी की बातें सुनकर तो गोपाल जैसे टूट सा गया था। गोपाल निराश होकर घर लौट आता है। गोपाल घर आकर कमला को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर कमला बहुत परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे साथ ये सब क्या हो गया? कमला, तुम चिंता मत करो, हम हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कल फिर जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कोई काम दिला दे। गोपाल जमींदार के घर काम की तलाश में चला जाता है। गोपाल को देखकर लीला देवी जोर से चिल्लाकर बोली, अब वापस क्या मांगने आए हो? तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मालकिन, मुझ पर दया करो। मेरा बेटा 1 साल पहले ही गुजर गया। मैं खेत में दिन रात मेहनत करके भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाया। अब आप कर के बदले मेरा घर और जमीन भी ले रही हैं, तो कृपा करके मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दिला दीजिए। ठीक है गोपाल, कल से आ जाना गोदाम के माल का सामान उठाने के लिए। मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है, तो सुबह ठीक 8 बजे आ जाना, लेकिन शाम 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। धन्यवाद मालिक, मैं कल जरूर आऊंगा। गोपाल अब अपने घर और खेत को छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। वो जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करने लगा, पर मेहनत के बावजूद 1 हफ्ते में वो इतने पैसे नहीं जुटा सका कि अपने घर और खेत को जमींदार से वापस ले सके। इसलिए लीला देवी गोपाल के घर और खेत पर कब्जा कर लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। गोपाल अपनी पत्नी और बेटी पिंकी को लेकर जमींदार के पास जाते हैं। मालकिन, अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। हम पर थोड़ी दया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो। मेरी पत्नी कमला आपके घर का सारा काम करेगी। ये सुनकर लीला देवी राम सिंह से धीरे से कहती है, आप एक काम कीजिए, इन्हें रहने के लिए वो टूटा फूटा कमरा दे दीजिए। मैं अपने घर का सारा काम इस कमला से करवा लिया करूंगी, बाकी के काम नौकरों से करवा लेंगे। इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अरे भाग्यवान, इतना क्या पैसा पैसा करती हो? ये मजबूर लोग हैं, क्यों इनकी मजबूरी का फायदा उठाती हो? ये बेचारे भी इंसान हैं, कुछ तो इन पर दया करो। आप तो बस चुप ही रहिए, आए बड़े दानवीर। अगर आपका बस चले तो सारा पैसा इन भूखे नंगे लोगों पर ही लुटा देंगे। चुपचाप जाकर इन्हें इनका कमरा दिखा दो और ताम के बारे में सब कुछ समझा देना। राम सिंह ने गोपाल को और उसकी पत्नी को रहने का कमरा दिखाया और उन दोनों से बोला, देखो गोपाल, तुम्हारी मालकिन काम के बारे में बहुत ज्यादा सख्त है। काम के मामले में वो मेरी भी नहीं सुनती, इसलिए तुम हमेशा सही समय पर आना, और कमला तुम भी जल्दी से जल्दी घर के कामकाज के लिए आ जाया करना। गोपाल और कमला को रहने के लिए एक कमरा मिल गया था, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चलो, भगवान की कृपा से हमें रहने के लिए जगह तो मिल गई। अब हम दिन रात मेहनत करेंगे
और पाई पाई जमा करके अपना घर और जमीन छुड़ा लेंगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लीला देवी गोपाल और उसकी पत्नी कमला से जानवरों की तरह काम लेती थी और खाने में भी बचा हुआ खाना ही देती थी और काम के बदले में उन्हें पैसा भी नहीं देती थी। मालकिन, हमें 1 साल होने को आया है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपने मुझे या कमला को कभी भी 1 रुपया तक नहीं दिया। कृपया करके हमें कुछ तो पैसे दे दीजिए। धीरे धीरे ठंड का मौसम भी नजदीक आ रहा है। मुझे मेरी बेटी के लिए कंबल लेना है। आया बड़ा पैसा मांगने वाला 2 वक्त का खाना और रहने को कमरा मिल रहा है ना। क्या इतना कम है? रहना है तो रहो, वरना चलते बनो। तुम्हारे जैसे काम करने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे हमें। गोपाल कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। पता नहीं हमारा क्या होगा। ये लोग तो जैसे हमारा खून ही चूसना चाहते हैं। ऐसी मजदूरी करने का क्या फायदा कि दिन भर काम करो और बदले में कोई मजदूरी भी ना मिले। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। मालकिन ने सारे नौकरों को निकाल दिया है और अब सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि इतना सारा काम करके कहीं मेरी मौत ही ना आ जाए। मैंने आज मालकिन से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे डांट फटकार कर वहां से निकाल दिया। हम जाएं भी तो कहां जाएं? अभी तो सर्दियां शुरू होने वाली है। सर्दी शुरू होते ही मेरा मन घबरा जाता है। बार बार राजू का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है और मुझे वो समय याद आ जाता है। मैं भी आज तक राजू को भूल नहीं पाई हूँ, इसलिए पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और उसे बुलाने की कोशिश करती रहती हूँ। थोड़े दिन बाद ठंड का कहर फिर से शुरू हो गया। हर गुजरते दिन के साथ ठंड और भी बढ़ती गई। इस बार ठंड ने पिंकी को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब कमला काम करने के लिए निकलने ही वाली थी तो उसने देखा कि पिंकी उठी ही नहीं है। उसने देखा कि पिंकी का बदन बुखार से तप रहा था। ठंड की वजह से वह बुरी तरह से कांप रही थी। कमला ने जल्दी से घर में जो भी फटे पुराने कपड़े घर में पड़े थे वह पिंकी पर डाले। फिर भी पिंकी ठंड से कांप रही थी। कमला दौड़कर जाकर गोपाल को बुलाकर लेकर आई। तुमने पिंकी को दवाई नहीं दी क्या? हाँ, घर में जो भी दवाई थी वो दे दी है, लेकिन पिंकी पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। आप मालिक के पास जाकर कोई कंबल मांग कर ले आइए, वरना पिंकी भी ठंड के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। गोपाल दौड़कर राम सिंह से कंबल मांगने के लिए जाता है। राम सिंह गोपाल के लिए चुपके से पुराना कंबल लेकर आता है, लेकिन लीला देवी ये सब देख लेती है। ये सब देखकर लीला देवी राम सिंह और गोपाल पर बहुत गुस्सा हो जाती है। रुक जाओ, खबरदार, अगर इस गोपाल को कुछ भी दिया तो। इस भिखारी की तो आदत है हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की। क्या इस पर ही अपना सब कुछ लुटा दोगे? हमारा बेटा अजय अब भी बहुत छोटा है, उसके लिए भी कुछ बचा कर रखोगे या नहीं? लीला देवी गुस्से में राम सिंह से वो कंबल छीन लेती है। अरे भाग्यवान, ये कंबल तो बहुत पुराना है और इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। इन लोगों पर थोड़ी तो दया दिखाओ। लेकिन लीला देवी उनकी बातों को अनसुना कर देती है और उस कंबल को लेकर वहां से जाने लगती है। गोपाल रोता हुआ घर वापस आया और कमला को उसने सारी बातें बताई। ये सुनकर कमला रोने लगी और बोली, आप गांव में जाकर किसी से मदद मांगे और वैद्य जी से दवाई लेकर आइए। उस रात बहुत ही भयानक ठंड पड़ रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश होने की वजह से गोपाल का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गोपाल ने घर का दरवाजा खोला और बाहर आकर देखा कि बाहर बहुत जोर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली इतनी तेज चमक रही थी जैसे धरती पर किसी पर गिरने वाली हो। हे भगवान, इस बारिश को भी आज ही आना था। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे मदद के लिए बाहर जाऊं? कमला पूरी रात पिंकी को अपने से लिपटा कर लेटी रही। 2 दिनों तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश पड़ती रही। 2 दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। ये देखो, पिंकी को क्या हुआ है?
ये आंखें नहीं खोल रही है उसकी सांस नहीं चल रही है। कमला ने पिंकी की नब्ज और धड़कन देखी तो उसे पता चला कि पिंकी अब नहीं रही। अपने दूसरे बच्चे को मरता हुआ देखकर कमला और गोपाल दोनों टूट से गए, जैसे उनके जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। तभी लीला देवी जोर से आवाज लगाते हुए आईं और बोली, अरे कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई? ये कमला भी अब बहुत कामचोर हो गई है, कल से काम पर नहीं आई है। यह सुनकर कमला लीला देवी से बोली, कितनी कठोर औरत है आप। ईश्वर से डरो। अगर कल आपने एक कंबल दे दिया होता तो आज मेरी बच्ची जीवित होती, उसकी जान बच जाती। लेकिन आपने हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाया। भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। भगवान आपको आपके गलत कामों की सजा जरूर देगा। देखना, आप भी कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकोगी। हाय राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे हिम्मत की मैं ही घर में खड़ी होकर मुझे ताने मार रही हो। अब बस, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी अपनी वो मनहूस सूरत मेरे सामने मत लाना। हम भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहते। तुम कातिल हो। तुम एक माँ होकर इतनी कठोर और निर्दय कैसे हो सकती हो? भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत जल्दी देगा। गोपाल और कमला अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करके लीला देवी के घर से निकल जाते हैं। गोपाल और कमला भयानक ठंड में इधर उधर भटक रहे थे। कोहरे की वजह से उन्हें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिंकी के बापू अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम यहाँ आसपास किसी जगह थोड़ी देर ठिकाना देखकर कुछ देर रुक जाते हैं। लगता है सामने एक मंदिर है। हम थोड़ी देर वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। गोपाल और कमला एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। उन दोनों के पास ना तो ठंड से बचने के लिए कोई कपड़ा था और ना ही कोई कंबल। दोनों एक दूसरे को मजबूरी भरी निगाहों से देखते हुए खुले आसमान में ठंड के बीच रात बिताने की कोशिश करते हैं। दूसरे दिन गांव वालों ने जब उन्हें देखा, ये तो गोपाल और कमला है। गांव वालों ने देखा कि गोपाल और कमला की ठंड के कारण मृत्यु हो गई थी। बेचारा गोपाल, पहले लीला देवी ने उसका घर और जमीन छीन ली और साथ में उसकी और उसके परिवार वालों की जान भी ले ली। बड़ी ही बेरहम औरत है वह। पूरे गांव का खून चूसती है, किसी पर भी दया नहीं आती उसे। ऊपर से ये ठंड गोपाल पर तो जैसे हर मुसीबत टूट पड़ी। पहले गरीबी, फिर लीला देवी का जुल्म और अब ये ठंड, एक के बाद एक। उसके पूरे परिवार की जान चली गई। पता नहीं इस गांव का क्या होगा। अगर यही हाल रहा तो न जाने कितने और लोग इस ठंड की भेंट चढ़ जाएंगे। ठंड का कहर अब भी जारी था। गांव सन्नाटे में डूबा था। इसी बीच लीला देवी का बेटा अजय भी ठंड की चपेट में आ गया। लीला देवी घबराकर बोली, राम सिंह, जल्दी जाइए, वैद्य जी को बुलाइए। लीला देवी रोती हुई बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मुझे कमला का श्राप लग गया है। राम सिंह कोहरे में किसी तरह वैद्य जी के घर पहुंचा, पर वे भी बीमार थे। उन्होंने बड़े वैद्य जी के पास जाने को कहा। राम सिंह दूसरे गांव से बड़े वैद्य जी को लाने निकला, पर तेज बारिश ने सब रोक दिया। उधर अजय की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसने प्राण त्याग दिए। घर लौटकर राम सिंह ने देखा, लीला देवी बेटे के पास बेहोश पड़ी थी। होश में आते ही वो चिल्लाई, मेरे अजय को कमला का श्राप ले गया। अजय की मौत का दुख लीला देवी सह न सकी और उसने भी प्राण त्याग दिए। राम सिंह टूट चुका था। धन दौलत सब व्यर्थ है। कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता।